गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम करेंगे सॉवरेनिटी, मीनिंग एंड डेफिनेशन। प्रभुसत्ता, अर्थ और परिभाषाएं। बोधिन ने कहा था कि प्रभुसत्ता नागरिकों व प्रजा के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून द्वारा सीमित नहीं होती है। हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे और इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि प्रत्येक राज्य में अनेकों समुदायों तथा संस्थाओं का अस्तित्व पाया जाता है जो व्यक्ति के कल्याण के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्र में कार्य करते हैं। राज्य भी एक समुदाय है और यह अन्य सभी समुदायों से श्रेष्ठ और अधिक शक्तिशाली है। और इसका प्रमुख कारण क्या है कि राज्य के पास एक ऐसा तत्व है जिसे प्रभुसत्ता कहा जाता है। इस प्रभुसत्ता के कारण ही यह अन्य समुदायों से भिन्न तथा श्रेष्ठ है। प्रभुसत्ता केवल राज्य का ही गुण है, किसी अन्य समुदाय अथवा संस्था का गुण नहीं है। राजनीति शास्त्र में प्रभुसत्ता शब्द उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वयं में राज्य का महत्व है। ये कहा जाता है कि राजनीति शास्त्र में और अर्थशास्त्र में जो स्थान मूल्य का है, वैल्यूज का है, वही स्थान राजनीति शास्त्र में प्रभुसत्ता का है। प्रभुसत्ता के अर्थ तथा स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने से ही राजनीति शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यद्यपि राजनीति शास्त्र में प्रभुसत्ता का अर्थ कई प्रकार से लिया जाता है और इसे सदैव राज्य की सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। यह वह सत्ता मानी गई है जो राज्य के एक आवश्यक तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो राज्य के अंतर्गत अन्य समुदायों से राज्य को उच्च स्थान प्रदान करती है तथा प्रभुसत्ता राज्य के नागरिकों के आपसी संबंधों को स्थापित करती है तथा इसकी प्राप्ति से एक राज्य अन्य राज्यों के बीच अपना स्थान प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रभुसत्ता शब्द न केवल राज्य की आत्मा है बल्कि इसका अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवैधानिक कानून तथा राजनीतिक दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान है। वर्मा एंड वर्मा ने प्रभुसत्ता के संबंध में कहा है कि प्रभुसत्ता से हमारा अभिप्राय यह है कि यह राज्य की स्वतंत्र इच्छा है। अब हम बात करेंगे प्रभुसत्ता के अर्थ और परिभाषाओं की। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ सॉवरेनिटी। राज्य तथा राजनीतिक शास्त्र को समझने के लिए प्रभुसत्ता के अर्थ को समझना बहुत आवश्यक है। यह शब्द विद्वानों में विवाद का विषय बना हुआ है और प्रभुसत्ता के अर्थ को समझने के लिए इसके शाब्दिक अर्थ को जानना आवश्यक है। प्रभुसत्ता शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द सॉवरेनिटी का हिंदी रूपांतर है। हिंदी तथा अंग्रेजी का शब्द सॉवरेनिटी नहीं है। प्रभुसत्ता, जिसे अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहा जाता है, वास्तव में लैटिन भाषा के शब्द सुपरनेस से निकला है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च और श्रेष्ठ शक्ति। इस प्रकार शाब्दिक शब्द के आधार पर प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च सत्ता है, अर्थात यह वह सत्ता है जिसका राज्य के अंतर्गत सभी व्यक्ति तथा संस्थाओं पर नियंत्रण होता है तथा वह स्वयं किसी के अधीन नहीं होती। न केवल राज्य की सीमाओं के अंतर्गत बल्कि राज्य की सीमाओं के बाहर भी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इसे नियंत्रित और सीमित न कर सके। संक्षेप में, प्रभुसत्ता राज्य की वह सर्वोच्च सत्ता है जो अपनी स्वयं की इच्छा के अतिरिक्त किसी दूसरी शक्ति की इच्छा से सीमित नहीं हो सकती। इसे प्राप्त होने पर भी कोई भी समुदाय राज्य का दर्जा प्राप्त करके कानूनी रूप से स्वतंत्र होता है तथा उसे अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों को निश्चित करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। राज्य की शक्ति आंतरिक तथा बाह्य दोनों रूपों से असीमित होती है। प्रभुसत्ता के इन दोनों स्वरूपों को जानने के लिए थोड़ा विस्तार से अध्ययन करना भी हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। प्रभुसत्ता को अच्छे से जानने के लिए हम ये देखेंगे कि प्रभुसत्ता के दो रूप हैं। पहला आंतरिक प्रभुसत्ता और दूसरा है बाह्य प्रभुसत्ता। आंतरिक प्रभुसत्ता, इंटरनल सॉवरेनिटी, इसका अर्थ है राज्य के निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति, समुदाय तथा संस्थाएं राज्य के अधीन हैं तथा राज्य इन सभी से श्रेष्ठ हैं। राज्य निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों,
तथा निश्चित क्षेत्र में स्थित सभी समुदायों तथा संगठनों को किसी भी प्रकार के आदेश दे सकता है। राज्य केवल आदेश ही नहीं दे सकता, बल्कि शक्ति के आधार पर अपने आदेशों को मनवा भी सकता है। व्यक्तियों तथा समुदायों को राज्य के विरुद्ध संवैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं होती। हम बात करें गार्नर के शब्दों में, तो गार्नर ने कहा था कि प्रभुसत्ता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है तथा एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति तथा समुदाय इसके अधीन होते हैं। और इसी प्रकार के विचार लास्की ने भी प्रकट किए, जिसने कहा कि राज्य अपने क्षेत्र में सभी लोगों तथा संस्थाओं को आदेश देता है। राज्य किसी से आदेश प्राप्त नहीं करता, राज्य की इच्छा पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं होता और किसी भी विषय के संबंध में इच्छा व्यक्त करने से ही यह उसका अधिकार बन जाता है। हम बात करते हैं बाह्य प्रभुसत्ता की, एक्सटर्नल सोवरेनिटी। बाह्य प्रभुसत्ता से तात्पर्य क्या है कि राज्य किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। एक राज्य को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वह विदेशों से चाहे जैसे भी संबंध स्थापित कर सकता है। कानूनी दृष्टि से वह मैत्री, युद्ध, तटस्थता आदि में किसी भी मार्ग को अपना सकता है। लास्की ने राज्य की प्रभुसत्ता के विषय में कहा है कि आधुनिक राज्य बहुत ही प्रभुता संपन्न राज्य है, इसलिए वह अन्य राज्यों के संबंध के विषय में स्वतंत्र होता है। वह उनके संबंध में अपनी इच्छा को किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित हुए बिना ही व्यक्त कर सकता है। और प्रभुसत्ता के हमने जो दो रूप देखे, आंतरिक और बाह्य प्रभुसत्ता, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रभुसत्ता शब्द का अर्थ है कि वह सर्वोच्च शक्ति जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है तथा इसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान प्रभुसत्ता संपन्न दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छानुसार संबंध स्थापित रख सकता है। हम बात करते हैं प्रभुसत्ता की परिभाषा की, डेफिनेशंस ऑफ सोवरेनिटी। सबसे पहले जो हमने प्रभुसत्ता का अर्थ और उसके स्वरूप के बारे में बात की थी, तो उसी प्रकार का मतभेद विभिन्न विद्वानों में पाया जाता है, लेकिन सभी के अपने अपने विचार होते हुए भी अर्थ उनका एक ही हमें मिलता है। तो कुछ प्रमुख विद्वान जो इसकी परिभाषा के रूप में अपने विचार प्रकट करते हैं वो हैं, सबसे पहले बौद्धिन के शब्दों में जो हमने सबसे पहले किया था, प्रभुसत्ता नागरिकों व प्रजा पर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जो कानून द्वारा सीमित नहीं होती। इसका तात्पर्य क्या है कि प्रभुसत्ता क्या है? प्रभुसत्ता नागरिकों के ऊपर एक प्रकार की सर्वोच्च पावर है, एक सुपर पावर जो कानून के द्वारा सीमित नहीं होती, कानून उसे सीमित नहीं कर सकता। हम बात करते हैं ग्रोशियस के मतानुसार, प्रभुसत्ता किसी में निहित वह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य किसी राज्य के अधीन ना हो तथा जिसकी इच्छा का उल्लंघन ना किया जा सके। तो ग्रोशियस क्या कहते हैं? ग्रोशियस कहते हैं कि प्रभुसत्ता क्या है? प्रभुसत्ता जो है वो एक सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है और जिसके कार्य क्या होते हैं? उसके कार्य किसी राज्य के अधीन नहीं होते और उसकी इच्छा का उल्लंघन भी कोई और नहीं कर सकता। जेलिनक के कथनानुसार, अब हम जेलिनक की परिभाषा करेंगे, वो क्या कहते हैं कि प्रभुसत्ता राज्य की वह विशेषता है जिसके कारण स्वेच्छा के अतिरिक्त उस पर कोई अन्य कानून का बंधन नहीं हो सकता और जिसे अपनी शक्ति के अतिरिक्त किसी दूसरी शक्ति द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। तात्पर्य क्या है कि प्रभुसत्ता क्या है? प्रभुसत्ता राज्य की एक प्रकार की विशेषता है और ये विशेषता किस प्रकार से है कि वह स्वेच्छा के अतिरिक्त यानी अपनी इच्छा से तो उस पर कोई प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन बिना उसकी इच्छा के उसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता या वह किसी अन्य कानूनों के अधीन नहीं होती है और जिसे अपनी शक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरी शक्ति सीमित नहीं कर सकती है। अर्थात ये एक पूरी सर्वोच्च पावर है जो राज्य के पास होती है। अब हम बात करते हैं बर्गेश के शब्दों में, प्रभुसत्ता प्रजाजन तथा उसके समुदायों पर राज्य की मौलिक, निरंकुश तथा असीमित शक्ति है। बर्गेश क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि प्रभुसत्ता जो है वो नागरिकों के ऊपर और उनके सभी समुदायों के ऊपर एक मौलिक शक्ति होती है, एक निरंकुश शक्ति होती है और एक असीमित शक्ति होती है। मौलिक शक्ति वो उसकी स्वयं की होती है, निरंकुश कोई और इसके ऊपर दबाव नहीं होता
और असीमित जिसकी कोई सीमा नहीं होती, यानी किसी के द्वारा उसको सीमित नहीं किया जा सकता। हम बात करते हैं विलोबी के शब्दों में। प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है। बहुत ही सिंपल शब्दों में विलोबी ने प्रभुसत्ता की परिभाषा को बांधा है। वो कहते हैं कि सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट, यानी ये राज्य की इच्छा है, और इच्छा भी किस प्रकार की, सर्वोच्च है, उससे ऊपर और कोई नहीं होता उस इच्छा के ऊपर। हम बात करते हैं एक और विद्वान की जो परिभाषा देते हैं सॉवरेनिटी की, लास्की। लास्की के शब्दों में प्रभुसत्ताधारी कानूनी रूप से प्रत्येक व्यक्ति अथवा वर्ग से उच्चतर है तथा उसके पास बल प्रयोग की सर्वोच्च शक्ति होती है। हम बात करते हैं वुड्रो विल्सन की। प्रभुसत्ता वह शक्ति है जो प्रतिदिन क्रियाशील होकर कानून बनाती है तथा उसका पालन करती है। यानी प्रभुसत्ता क्या है? प्रभुसत्ता एक प्रकार की शक्ति है जो रूटीन में, एक्टिवेशन में कानूनों का निर्माण करती है और उनका पालन भी करवाती है। पोलक के शब्दों में प्रभुसत्ता वह शक्ति है जो ना तो अस्थायी है और ना ही किसी दूसरे के द्वारा दी गई है और ना ही किसी ऐसे विशिष्ट नियमों द्वारा बंधी है जिन्हें वह स्वयं ना तो बदल सके और ना ही पृथ्वी पर किसी अन्य सत्ता के प्रति उत्तरदायी है। हम बात करते हैं लास्ट विद्वान की, और वो है ड्यूगी। ड्यूगी का कहना है कि प्रभुसत्ता राज्य की आदेश देने की शक्ति है। यह राज्य रूपी संगठित राष्ट्र की इच्छा है। इस राज्य की भूमि में बसे सभी व्यक्तियों को बिना शर्त आदेश देने का अधिकार है। अर्थात प्रभुसत्ता क्या है? प्रभुसत्ता राज्य की एक प्रकार की आदेश देने वाली शक्ति का नाम है, और यह राज्य रूपी संगठित राष्ट्र की, यानी जब राज्य संगठित होता है तो उस राष्ट्र की ये इच्छा होती है और इसे राज्य की भूमि में बसे अर्थात उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को बिना शर्त आदेश देने का अधिकार है। किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं होती, बल्कि ये आदेश देने के लिए स्वतंत्र होती है। इस प्रकार की शक्ति का नाम प्रभुसत्ता है। तो इस प्रकार से जो हमने परिभाषाएं की, उन परिभाषाओं पर विचार करने के पश्चात हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि प्रभुसत्ता राज्य की वह सर्वोच्च, असीमित, सर्वव्यापक तथा अविभाज्य शक्ति है। यानी हमने 4 विशेषताएं बताई हैं। आगे जब हम विशेषताएं करेंगे तो हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये हमारे पॉइंट्स बन जाएंगे कि राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति, वह असीमित शक्ति, वह सर्वव्यापक शक्ति, वह अविभाज्य शक्ति। अर्थात प्रभुसत्ता क्या है? प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च, असीमित, सर्वव्यापक तथा अविभाज्य शक्ति है, जिसके आधार पर राज्य कानूनों का निर्माण करता है तथा अपने आदेशों को सभी व्यक्तियों, समुदायों तथा संस्थाओं पर लागू करता है। यानी न केवल नागरिकों पर, बल्कि ये सभी संस्थाओं के ऊपर, संगठनों के ऊपर भी इसके आदेश चलते हैं। ये अपने आदेशों का पालन करवाती है। प्रभुसत्ता के कारण ही राज्य पर कोई आंतरिक तथा बाह्य नियंत्रण नहीं हो सकता, और यदि राज्य की सर्वोच्च शक्ति पर कोई प्रतिबंध है तो वह केवल राज्य की इच्छा अनुसार हो सकते हैं। प्रभुसत्ता के आधार पर ही उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं होता है। स्टूडेंट्स, जब हम इसके तत्वों की बात करेंगे तो इसके तत्वों और इसकी विशेषताएं एक ही प्रकार की होती हैं, और उससे पहले हम प्रभुसत्ता के सिद्धांतों के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास को हम 4 भागों में बांटेंगे: प्राचीन युग, मध्य युग, 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक, और वर्तमान युग। प्राचीन युग के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो प्लेटो और अरस्तू हैं, उन्होंने नगर राज्यों की विवेचना की है, और नगर राज्य न केवल सर्वोच्च सत्ता संपन्न है, बल्कि यही उनका धर्म संघ है, वही विद्यालय है तथा वही एक संगठन है जो कृषि तथा व्यापार की देखरेख करता है। उन्होंने राज्य को एक उच्चतम शक्ति के रूप में देखा है। इसके अलावा जो ग्रीन विचारक हैं, उन्होंने राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया, और इसी प्रकार से प्राचीन रोमन विद्वानों का भी मत है, और उनकी रचनाओं में भी 2 शब्दों का उल्लेख मिलता है। एक है सुम्मा पोरेस्टाज और दूसरा इम्पीरियम। सुम्मा पोरेस्टाज का अर्थ होता है उच्चतम शक्ति, और इम्पीरियम शब्द से सर्वोच्च शक्ति का बोध होता है। उसी प्रकार से जब हम मध्य युग की बात करते हैं तो मध्ययुगकालीन युग में यूरोपियन विचारकों की रचनाओं में हमें प्रभुसत्ता का उल्लेख नहीं मिलता। रोम के शासक तथा यूरोप के अन्य राजाओं ने ईसाई धर्म को अपना लिया था।
और पोप की ओर से दावा किया जाने लगा कि ईसाई जगत का प्रत्येक राजा पोप की शक्ति के अधीन माना जाएगा, अर्थात सर्वोच्च पावर पोप को माना गया। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात राजाओं ने अपनी जन्मभूमि सामंतों तथा उपसामंतों को बांट दी और इस प्रकार से सामंती युग में शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का अभाव था, जिसके कारण राज्य की शक्ति उच्चतम नहीं मानी जा सकती थी। इसके अलावा विभिन्न उद्योगों तथा शिल्पों से लगे हुए लोगों को अपने पृथक पृथक संघ थे और वे भी राजा के प्रतिद्वंदी होते थे। राजा को उनके रीति रिवाज तथा प्रथाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी। संक्षेप में मध्ययुगीन व्यवस्था इस प्रकार की थी कि राज्य की शक्ति को उच्चतम शक्ति नहीं कहा जा सकता था। 16वीं तथा 19वीं सदी का जो काल आता है तीसरे नंबर पर, उसमें यूरोप के सभी राष्ट्र राज्यों का आविर्भाव ईसा की 16वीं सदी में हुआ था और इस प्रकार से फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, नीदरलैंड, रूस, इन राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो गई थी। राजाओं में न केवल शिक्षा, संस्कृति और व्यापार में हस्तक्षेप किया, बल्कि प्रजा के धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। बौद्धिक प्रभुसत्ता को ऐसी शक्ति मानता है जिसे कानून द्वारा बाधित और सीमित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हम लोक को भी इसके अंदर लेके आते हैं। हॉब्स, जो कि एक निरंकुश, स्थायी, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनशील तथा अविभाज्य प्रभुसत्ता का समर्थन करता था, लेकिन जो लॉक था उसने प्रभुसत्ता को सर्वोच्च माना, परंतु यह शक्ति जनता के पास थी। लॉक के अनुसार जनता राजा के साथ समझौता कुछ शर्तों पर करती है। यदि राजा उन शर्तों को पूरा नहीं करता तो जनता को राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। इसके अलावा हम बात करेंगे जॉन ऑस्टिन के प्रभुसत्ता के सिद्धांत की, जो कानूनी दृष्टि से सबसे अधिक प्रमाणिक माना जाता है। रूसों ने भी राज्य को निरंकुश माना, परंतु साथ ही उसने ये भी कहा कि प्रभुसत्ता किसी व्यक्ति विशेष में नहीं बल्कि सामान्य इच्छा में निहित है। हम चौथे नंबर पर अगर वर्तमान युग की बात करें, प्रेजेंट इरा की बात करें, तो हम देखेंगे कि प्रभुसत्ता की इस असीमितता के विरुद्ध 20वीं सदी में गंभीर प्रतिक्रिया आरंभ हो गई थी। इसके अलावा लिंडसे, जीडीएच कॉल, बार्कर, लास्की, इन विद्वानों ने राज्य के असीमित अधिकारों का विरोध किया और ये सभी बहुलवादी विचारक मानते हैं कि राज्य में अन्य बहुत सी संस्थाएं तथा समुदाय हैं जिनके आदेशों का पालन भी लोगों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से जहाँ तक कानून की बात है, इस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि राज्य में एक ऐसी सत्ता अवश्य होती है जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। धन्यवाद।